Hello students, welcome to my channel. My name is Anjali and here I am going to teach you about chemistry of class 11th and 12th. We will start from the very basic concepts and we will go up to the competitive levels like IIT, JEE and NEET. And as well as we will cover as much as questions we could from the board NCERTs and from the competitive levels. So हर एक वीडियो के लास्ट में there is a set of questions related to the content of the video. So as soon as you finish it, try to attempt those questions and you can submit your answers through the comment section. And in my next video, you will get the correct expected answers for the given questions of the previous video. Okay, so shall we start? Today we are going to start the very first chapter of class 11th, which is basic concepts in chemistry. This chapter has questions up to 7 marks out of 70 marks theory exam. And this is the very first lecture. So apart from the theoretical content from this chapter, it has a very high contribution the practical content also. So in the practical exam, which is of 30 marks, you have many concepts which are based from this chapter. So if you have all the concepts clarity from this chapter, then you can attempt those questions and actually the weightage will be more than the 7 marks. ठीक है, इसमें बहुत सारे से concepts जैसे मोल concepts, reaction balancing है, तो वो डायरेक्टली ही थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों में इन्वॉल्व है. नाउ एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, इट इज द बेसिक लाइक बेसिस ऑफ ऑल द सबसीक्वेंट टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11 एंड 12, राइट. तो इसमें हम बहुत सारी टर्म्स ऐसी पढ़ेंगे जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर में नॉर्मली यूज करेंगे. तो इस चैप्टर में आपको उन सबके मीनिंग, डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी सीखनी है. ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल we should know what we are going to study in a chemistry as a whole. Chemistry वो ब्रांच साइंस की है जो हमारे आसपास के सब्सटेंसेस को स्टडी करती है. ठीक है, हमारे आसपास के स्टडी सब्सटेंसेस से मतलब है कि जो भी चीज के कांटेक्ट में हम आते हैं या नहीं आते हैं, इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर कैसे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी अगर हीमोग्लोबिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, या किसी भी चीज को खाने से हमें एलर्जी होती है तो क्यों होती है. सो हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए केमिस्ट्री यूज होती है और इसी वजह से केमिस्ट्री की सब ब्रांचेस डेवलप हुई. ठीक है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें आप वो सभी चीजें पढ़ते हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या किसी न किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. देन देयर कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो दैट इज बेसिकली ड्यू टू द compounds which mainly contain carbon contents. ठीक है, then there is inorganic जिसमें कि सभी compounds, elements, salts, acid, bases, उनकी properties, उनकी preparations वो सभी आती हैं. Then there comes analytical chemistry. तो उसमें analysis से related, जैसे qualitative analysis आपका cation anion का practicals में होंगे, या फिर quantitative analysis जैसे कि titration, ठीक है, voltammetric analysis, pH टाइट्रेशंस हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया. तो ये सारी चीजें एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है. देन देयर इज अ बायोकेमिस्ट्री. तो उसमें मेनली जैसे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है. तो ये सारी चीजें आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो भी आपके बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है केमिस्ट्री का. ठीक है, देन देयर इज अनदर ब्रांच विच इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री. तो वहां पर वो सारी चीजें बताएंगे जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बेसिकली जो केमिस्ट्री होती है उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो इस तरीके से केमिस्ट्री की सब ब्रांचेज आई जो डिपेंड करती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं. सो हम सब कुछ पढ़ेंगे एज सुन एज वी मूव ऑन टू अदर चैप्टर्स एज वेल. ठीक है, नाउ एज वी नो द वेरी एज आई सेड कि केमिस्ट्री जो है वो आप किसी भी सब्सटेंस की स्टडी है. तो उस सब्सटेंस की टेक्निकल टर्म है मैटर. सो मैटर इज बेसिकली any substance around you
that occupies space, space can also be termed as volume, है ना, and possess mass. जिस भी चीज का मास होगा और वॉल्यूम होगी वो सब्सटेंस को हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, तो आप अपने आसपास जैसे हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं किसी भी चीज की कॉम्पोजिशन क्या है, तो हम क्या स्टडी करने वाले हैं, कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि सपोज जैसे एयर है, ठीक है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, देन देयर इज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑल्सो. तो हर एक गैस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में या सेल में, सिंगल सेल में 70% वाटर है. ठीक है, तो वो जो 70% आया दैट इज रिफ्लेक्टिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कितने टाइप की है, जैसे एयर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें कितने टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, है ना, तो वो आ गया उसका कॉन्स्टिट्यूशन. देन किसी भी चीज की प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, जैसे केमिकल प्रिपरेशन का मतलब है इससे. ठीक है, जैसे अमोनिया गैस है, उसको हम अगर इंडस्ट्री में बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, या फिर बेकिंग पाउडर है जो हम अपनी घरों में यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सिंथेसाइज होता है, कहीं ना कहीं प्रिपेयर होता है, तो वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो ये सब के पीछे जो केमिस्ट्री है वो प्रिपरेशंस है. ठीक है, देन देयर आर प्रॉपर्टीज. किसी भी चीज की क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से हमारा क्या रिलेशन है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसका वेट क्या है, डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी हैं किसी भी सब्सटेंस की. तो इसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, है ना, जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया बेकिंग सोडा का. बेकिंग सोडा को आप पानी में डालेंगे तो एक बबल्स आते हैं, ठीक है, या फिर उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देंगे तो और स्ट्रॉन्ग बबल्स आ जाएंगे. तो उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो यानी वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेकिंग सोडा है. तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमने मैटर को क्लासिफाई किया है. कैसे, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो मैटर कैन बी classified into two categories. One is a physical classification, another is a chemical classification. ठीक है, now let us first look into the chemical classification. But before going into that, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी किसी भी चीज की डेंसिटी सपोज आपको मेजर करनी है, उसके लिए उसको आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा. आप लोगे एक सही इंस्ट्रूमेंट में डालोगे और आपको डेंसिटी पता चल जाएगी. जैसे कि विस्कोमीटर यूज करेंगे जिसमें हम विस्कोसिटी मेजर करते हैं. ठीक है, तो उसकी फिजिकल स्टेट को हमें हैम्पर, टेम्पर, चेंज कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो इंटैक्ट रहती है उसकी फिजिकल स्टेट जो भी है. बट केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमें उसके साथ कुछ रिएक्शंस करनी पड़ती है, या फिर ये देखना पड़ता है कि किसी चेंज के लिए वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि किसी सब्सटेंस का, मैटर का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है. तो यहाँ पर जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो रही है. तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल जैसे मैंने एक और ले सकते हैं कि कार्बन है. कार्बन यानी एक ग्रेफाइट में, या कोल है, कोयला. व्हेन वी आर बर्निंग कोल वी आर गेटिंग सम एनर्जी, जो कि पुराने कोल बेस्ड इंजन्स में, स्टीम इंजन्स में यूज होती थी. तो ये क्या कर रहा है कि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है बर्न करके, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल फॉर्म है कार्बन की वो कन्वर्ट हो गई. और ये एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, एक और इंस्ट्रूमेंट में ऐसी रिएक्शन करेंगे और वहां पर हम कुछ ऐसा मेजर करेंगे जिस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे कैलोरीमीटर. तो टेम्परेचर चेंजेस मेजर करेंगे, उसको हम एनर्जी से रिलेट करते हैं. ये भी आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में. बट द थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करना पड़ता है. और आप बता सकते हैं उसके बाद कि क्या जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ठीक है, वो
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, जैसे कि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को हम हमेशा केरोसिन में डिप करके रखते हैं। व्हाई? बिकॉज वी नो कि सोडियम अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो इग्नाइट हो जाएगा, तो उसके पीछे भी केमिस्ट्री, यानी वो चेंज हो जाएगी अपनी फॉर्म। ठीक है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। सो लेट अस स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर with the very first thing, which is the chemical classification, we can say. So here we are doing chemical classification of matter. Okay. So chemically कोई भी substance हमारे सामने, जैसे you have a glass of water, ठीक है, दैट इज ऑल्सो मैटर, द ग्लास इटसेल्फ इज अ मैटर एंड वाटर, तो हमारा फोकस किस चीज पर है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। तो सपोज इफ आई एम फोकसिंग ऑन वाटर, ठीक है, देन आई हैव अनदर सब्सटेंस कि वाटर में मैंने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, तो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, राइट। तो यानी हम क्लासीफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो प्योर है या मिक्सचर है, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है वो प्योर है या फिर वो मिक्सचर है। What is the meaning of a pure substance? प्योर का मतलब है इट इज एग्जैक्टली सेम एज कि आपने एक बॉक्स में सारी व्हाइट बॉल्स डाल दी हैं, तो एवरी टाइम यू पिक अप अ बॉल वो हमेशा व्हाइट ही होगी, आपको कोई और सेकंड कलर की बॉल नहीं मिलेगी आपको। तो यानी उसमें यूनिफॉर्मिटी है ना, हर चीज एक जैसी है, उसमें कोई भी नॉन यूनिफॉर्म चीज नहीं है, यानी इट इज सिंगल काइंड ऑफ सब्सटेंस, और यू कैन से इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर, ठीक है। वेयरएज मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर्स का मतलब है कि एक बॉक्स में ब्लैक और व्हाइट दोनों बॉल्स हैं, तो हर बार आप जब पिक करोगे तो कभी व्हाइट आपके हाथ में आएगी और कभी ब्लैक आएगी, क्योंकि मिक्सचर है, इसमें दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी, ठीक है। तो यानी इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर पिकिंग, ठीक है, बिकॉज देयर आर मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है व्हेन यू आर कैटेगराइजिंग बिटवीन एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। सो लेट अस सी व्हाट दीज टर्म्स आर एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं मैटर की, तो मैटर क्या है, मैटर किसी न किसी स्मॉल चीज से मिलकर बना है, ठीक है। तो जो बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, उसे हम कहते हैं एटम, यानी सबसे छोटी यूनिट जो भी किसी चीज को बनाने में यूज हुई है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज कि सपोज आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट पर है, तो सबसे छोटी यूनिट जो उस कंस्ट्रक्शन को करेगी पूरा, वो क्या है, वो एक ब्रिक है। तो एटम इज लाइक अ ब्रिक, तो आपके पास बहुत सारी ब्रिक्स हैं, यू कैन मेक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जब आपने एक ब्रिक को, डिफरेंट ब्रिक्स को अलग अलग फॉर्म में अरेंज किया, तो आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। जैसे आपने ब्रिज उसी ब्रिक से बनाया, कोई हाउस उसी ब्रिक से बनाया, एक पूरी इंडस्ट्री उसी ब्रिक से बनाई है, राइट। तो बेसिकली ब्रिक तो हर चीज में है, कॉमन है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम विच इज इक्विवेलेंट टू ब्रिक, and the different structures we are forming is equivalent to molecule, ठीक है। So when different atoms combine together, they are combining chemically, सिर्फ ऐसे इकट्ठा रख नहीं दिया, chemically together, chemically का मतलब है chemical bond formation हो रही है उनमें, ठीक है। तो जब ऐसे atoms को हम combine करके रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं molecule या compound। अब इन दोनों terms में भी difference है। So basically atom is the tiniest or smallest और बेसिक यूनिट ऑफ ऑल मैटर, ठीक है। तो सपोज इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया, हाइड्रोजन इज एन एटम, ऑक्सीजन एटम है, कार्बन एटम है। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में ने इन टोटल 118 एटम्स हैं इन टोटल। हर एटम की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास 118 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स हैं, ठीक है। हम कितनी भी ब्रिक्स को किसी भी तरीके से अरेंज करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं,
तो जब भी, अब एलिमेंट्स क्या है, जब भी ऐसे एटम्स को हम कंबाइन करके एक ग्रुप ऑफ एटम्स कर देते हैं, ठीक है, तो सपोज यानी व्हेन सेम एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, जैसे H को H के साथ, ठीक है, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, आपको पता होगा कि नियॉन, हीलियम यानी इनर्ट गैस, जो कि दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, वो एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एलिमेंट्स बेसिकली इज इक्विवेलेंट टू गुच्छा, है ना। अगर हम इसको H2 लिखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दो सेम एटम्स हैं और मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। जब एक ग्लास कंटेनर में बहुत सारे H2 होंगे तो हम बोलेंगे एलिमेंटल H2 है। और इसको एक और चीज बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बहुत बड़ी टर्म लग रही है, बहुत, हम तोड़कर इसको देखेंगे क्या मतलब। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, डायटोमिक मतलब टू, और मॉलिक्यूल मतलब कॉम्बिनेशन है, केमिकली कंबाइंड है। सो व्हेन टू सेम एटम्स, यानी टू सेम एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी हम एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। नाउ कम्स कंपाउंड, व्हेन डिफरेंट एटम्स, यानी टू और मोर, दो या दो से ज्यादा एटम्स को, और दोनों एटम्स डिफरेंट है, उनको हम कंबाइन करते हैं, तो उनको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सेम होगा तो एलिमेंट्स होगा, अगर डिफरेंट होगा तो कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इन डिफरेंट को क्या बोलेंगे अगर इसी टर्म में बोलना होगा, उसके लिए आता है, डिफरेंट के लिए आता है हेट्रो। तो हेट्रो न्यूक्लियर अगर दो है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप समझ गए, मॉलिक्यूल एक जनरल टर्म है, जब भी हम एक से ज्यादा एटम को कंबाइन करते हैं उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो। अगर सेम है तो एलिमेंट्स हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो कंपाउंड्स हो जाएगा। और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वो है कि इट इज अ ग्रुप, सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं करें, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या हुआ, हेट्रो यानी कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें एक C है और एक O है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो CO को हम कंपाउंड बोलेंगे और O2 को हम, या H2 को हम डायटोमिक, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक यानी एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि वो एटम भी हो सकता है, जैसे कि नियॉन के एटम्स एक साथ रख दिए हो, या फिर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक साथ हो गए हो, तो एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें मॉलिक्यूल दोनों की तरह होता है, एलिमेंट भी और कंपाउंड, यानी सेम और डिफरेंट। तो कंपाउंड क्या हो गया, H2O, CO2, यानी डिफरेंट एटम्स होने चाहिए और कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, CH4, मीथेन, तो दीज आर कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू मिक्सचर्स, अब आपने अगर दोनों चीजों को मिक्स किया है और वो ठीक से मिक्स नहीं हुई है ना, इफ यू कैन सी द बाउंड्री ऑफ द टू इंडिविजुअल एंटिटीज मिक्स टुगेदर, तो क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो कैटेगराइज हो जाता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब इसमें किस चीज की नॉन यूनिफॉर्मिटी, अभी तक मैंने बताया कि मिक्सचर तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी किस चीज की, यानी A:B जो रेशियो है वो सेम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने सॉल्ट लिया, वाटर के ग्लास में डिसॉल्व किया, अब आप उसी वाटर के ग्लास को, उसमें से 10 ml जो सॉल्यूशन है वो आपने निकाल लिया, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन में जो रेशियो है वाटर और सॉल्ट का वो सेम होगा, चाहे उसमें से आप 10 ml निकालो, ऊपर से निकालो या बॉटम से ग्लास के रिमूव करो सॉल्यूशन को, ठीक है।
सो आप कितना भी अमाउंट निकालोगे उसमें जो रेशियो है ए और बी का यानी सॉल्ट इज टू वाटर का दैट इज सेम. सो वो यूनिफॉर्मिटी रेशियो ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है ना. सॉल्यूट इज अ स्मॉल अमाउंट, सॉल्वेंट इज द समथिंग वी हैव टेकन इन बल्क. तो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज द सॉल्यूट. ठीक है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ द टू मिक्सड टुगेदर. ठीक है. तो सपोज आपने चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व किया, थोड़ा सा चॉक उसमें डिसॉल्व हो गया और बाकी सारा जो है या तो सस्पेंडेड रहा या फिर सेटल हो गया. ठीक है. अगर वो सेटल हो गया है या सस्पेंडेड भी है, ऊपर से आपने स्लोली उसमें से 10 ml रिमूव कर लिया, तो आप क्या देखोगे जो आपने 10 ml रिमूव किया है उसमें तो कॉन्सेंट्रेशन है यानी जो रेशियो है A:B का वो डिफरेंट है फ्रॉम द होल ग्लास. ग्लास में जो है जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि चॉक होता है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी हम जितना अमाउंट उसमें जब भी निकालेंगे उसमें हमेशा जो रेशियो है अलग होगा, उसमें सेम नहीं होगा. ये मैंने आपको सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया है कि तो आप इसको गैसियस मिक्सचर्स में या सॉलिड मिक्सचर्स में भी सेम में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो सपोज और हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड इनसॉल्युबल्स. इनसॉल्युबल्स का मतलब है कि दो डिफरेंट अपार्ट हैं, वो डिसॉल्व ही नहीं हुए. पार्शियली सॉल्युबल का मतलब मिक्सचर्स है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है. यानी कुछ तो डिसॉल्व हो रहा है और कुछ डिसॉल्व नहीं हो रहा है. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट मिक्सचर्स. बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें कंफ्यूजन होगी कि वो हेट्रो है या होमो है. तो इसका बहुत सिंपल तरीका है देखने का, और वो ये है कि इफ यू कैन सी द टू बाउंड्रीज. ठीक है. जो भी आपने सॉलिड और सॉल्वेंट लिया है, अगर आप उनको देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं देखकर, तो वो हेट्रोजीनियस है. अगर नहीं देखकर डिस्टिंग्विश कर सकते तो वो होमोजीनियस है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. सो द मिल्क whatever is the source of the milk. ठीक है. तो वो मिल्क has content like protein, fat, water and other minerals are present in milk, right? लेकिन आप उन सभी चीजों को देख नहीं सकते, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हमेशा एक जैसा ही है, तो वो होमोजीनियस है. जबकि प्रोटीन्स आर एक्चुअली सॉलिड्स और वाटर लिक्विड है, इन सब का मिक्सचर है, बट आप बाउंड्रीज नहीं देख सकते. Whereas say a case of a soup, vegetable soup है, उसमें आप particles of vegetable you can distinguish from the liquid part of it. ठीक है. तो that is a heterogeneous mixture. तो जिस चीज को आप देखकर बाउंड्रीज देख सको that is heterogeneous, जिसमें ना देख सको that is homogeneous mixture. Now let us move to the physical classification of matter. फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब फिजिकल स्टेट के बेसिस पे है ना. फिजिकल मतलब जो अपीयरेंसेस होती हैं दैट इज फिजिकल. ठीक है. वेयर यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन अंडरस्टैंड विद योर सेंसेस, दैट इज अ फिजिकल क्लासिफिकेशन. तो किसी भी चीज को देखकर आप कैसे बता सकते हो कि वो किस टाइप का मैटर है, किस टाइप की चीज है. तो 3 तरीके हैं, 3 कैटेगरीज है. या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा. ठीक है. और ये सारी स्टेट्स जो हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं. इसका मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में. डिपेंड करता है कि आप कौन सा फिजिकल पैरामीटर चेंज कर रहे हो. अगेन द फिजिकल पैरामीटर इज एनीथिंग दैट यू कैन मेजर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. ठीक है. जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो इन बेसिस पर हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट अस सी व्हाट द प्रोसेसेस आर कॉल्ड. सॉलिड कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड है ना. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. तो अगर आप आइस को मेल्ट कर दोगे दैट इज कॉल्ड अ मेल्टिंग प्रोसेस. लिक्विड को गैस कर दोगे यानी वाटर को बॉइल करके स्टीम कन्वर्ट कर दोगे, देन इट इज कॉल्ड evaporation. Now
दीज कैन बी बैक कन्वर्टेड, यानी ये रिवर्सिबल चीजें है, ये रिवर्सिबल चेंजेस है, यानी अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करके मेल्ट किया है तो डिक्रीज करके आप उसको फ्रीज भी कर सकते हो, तो प्रोसेस विल बी कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, और गैसेस को लिक्विड में कैसे करेंगे हम, यानी स्टीम को कूल डाउन करा है, जैसे डिस्टिलेशन यूनिट में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्डेंसेशन। Now solids can be converted to their gaseous states, and this process is called sublimation. And when gases are converted into solids, these are called deposition. ठीक है, तो हम इसको केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो वी whatever process is happening we can write it into a chemical reaction. chemical reaction क्या होता है, जहां पर एक रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज अगर मैं एग्जांपल ले रही हूं फ्रीजिंग का, ठीक है, तो फ्रीजिंग किसकी कर रही हूं मैं, सपोज वाटर की कर रही हूं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, फ्रीजिंग का मतलब क्या है, फ्रीजिंग का मतलब है लिक्विड से सॉलिड हो रहा है। ठीक है, और वाटर क्या है, वाटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O से, तो यानी H2O कहां से, लिक्विड से, स्मॉल l, एरो कहां जा रहा है, H2O सॉलिड। तो ये क्या हो गई, ये फिजिकल स्टेट्स हो गई और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गई, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं लिखूंगी कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही है, सपोज अगर मैंने इन जनरल, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट सपोज अगर मैंने लिख दिया कंबशन रिएक्शन है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ पार्ट्स में आप यही देखोगे, आपको स्टेटमेंट दिया होगा और आपको केमिकल रिएक्शन खुद से लिखनी है। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन का मतलब है व्हेन एनीथिंग, सपोज अगर मैं कोल की कह रही हूँ, यानी कोल यानी ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, और व्हाट इज अ स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ ग्रेफाइट, इट इज अ सॉलिड, है ना, कोल इज अ सॉलिड। तो कंबशन का मतलब है एडिशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम जलाते हैं तो हमें हमेशा कंप्लीट कंबशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड देती है। ठीक है, तो ये मेरी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म क्या है, गैस, ऑक्सीजन भी गैस होती है। ठीक है, तो अगर मैं लिख रही हूं कंबशन रिएक्शन ऑफ अ ग्रेफाइट, दिस इज द स्टेटमेंट, द रिएक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज C solid plus O2 gaseous, then a arrow, then CO2 gaseous. ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। So with this I will stop here, and as I said, इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के बाद हैं। Do attempt those questions to test your understanding, and if you find any difficulty you can write in the comment section. We will come back to it, and subscribe to the channel so that you can stay tuned with the next upcoming topics and the answer to the questions given after this class. So thank you for watching. See you in second lecture.